बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. It is special kind of bond which is found between two atoms when the shared pair of electron is donated by one of the bonded atom is known as coordinate covalent bond. ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर हम NH3 और BF3 की बात कर लें तो इनके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है. आप इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं. जिस तरीके से हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये NH3 और BF3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस? BF3 एक्चुअली इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता क्यों है, ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है. तो BF3 को अगर हम देखें तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और फ्लोरीन आप जानते हैं कि 7 होते हैं. मैं सिर्फ एक को शो कर रहा हूँ और ये आप गौर से देखेंगे तो फ्लोरीन के पास सिर्फ और सिर्फ बोरोन के पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. लेकिन बोरोन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तभी जाके ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के बाद नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकता था. बट यहाँ पर चूँकि बोरोन ने सिर्फ और सिर्फ 6 इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे, तो यही वजह है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है. यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो आपने बताना है कि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है इसकी जो बॉन्डिंग है ये सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है. एक्चुअली इसके वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए थे. इट्स रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अगर हम अमोनिया को देखें NH3 को तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इसने इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, मीन और 5 टोटल थे तो एक लोन पेयर इसके पास बच गया. अब यहाँ पे गौर करेंगे कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जो बॉन्डिंग के अंदर टेक्स पार्ट नहीं कर रहा एंड दिस पेयर इज़ नॉन एज लोन पेयर. इसका नाम लोन पेयर है. अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर मौजूद है और BF3 को एक लोन पेयर की ज़रूरत है. तो होता यूँ है कि इसमें से जो NH3 है ये अपना लोन पेयर बोरोन ट्राईफ्लोराइड में से बोरोन को देता है, डोनेट करता है और बोरोन इस इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेता है. तो चूँकि अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा था, डेट्स वाई इट इज़ डोनर मॉलिक्यूल एंड BF3 इज़ अ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बोरोन के पेयर क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था. अब देखेंगे इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है. नाइट्रोजन चूँकि 3 बॉन्ड बनाती थी, इसने 4 बनाएगी तो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बोरोन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट किया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो ये हमारे पास जो स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है दिस इज़ नॉन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि चूँकि हाइड्रोजन आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दे तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है ये प्लस आ जाता है. इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है और ये चाहती है कि मैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लूँ. और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जब अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करती है तो उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो मीन कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहती है. तो आप देखेंगे कि वाटर की अगर हम एग्जांपल दें तो वाटर के अंदर 2 लोन पेयर मौजूद हैं. तो ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, H+ आयन को डोनेट करता है.
तो इसकी डोनेशन के नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास बॉन्ड बनता है और इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर H2O यानी वाटर डोनर है चूँकि इसने लोन पेयर को दिया है, और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर है चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन व्हेन द ऑक्सीजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन। अगर हम अल्कोहल की बात कर लें तो अल्कोहल के अंदर भी डेफिनेटली जिस तरीके से ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे वाटर के केस में, सेम अल्कोहल के अंदर भी दो लोन पेयर मौजूद हैं। तो ये भी हाइड्रोजन आयन H+ को अपना लोन पेयर दे देता है, और जिसकी वजह से इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस आयन को हम ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। ये अल्कोहल का फार्मूला, जनरल फार्मूला ROH होता है। हम इसी तरीके से ईथर की एग्जांपल भी देख सकते हैं। ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR। R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जब दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में ऑक्सीजन आती है तो उसको हम ईथर ग्रुप का नाम देते हैं। अब ईथर ग्रुप की जो ऑक्सीजन है इसके पास भी बिल्कुल उसी तरीके से दो लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये भी अपना लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास ऑक्सोनियम आयन बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ऑक्सोनियम आयन ईथर का है और पहले वाला जो ऑक्सोनियम आयन था वो अल्कोहल का ऑक्सोनियम आयन है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। द एग्जांपल इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, और अगर मैं इसको NH4 पॉजिटिव लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोनियम आयन। अब इस ऑक्सोनियम आयन को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अमोनिया के पास वही बात कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसने इधर शेयर कर लिए, बाकी एक लोन पेयर बच गया, वो उसने हाइड्रोजन को दे दिया। चूँकि ये देने वाला है डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला है तो एक्सेप्टर है। इनके दरमियान एक हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं कि दिस इज़ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और जो फॉर्मेशन है दिस इज़ द अमोनियम फॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है तो उसका अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले, वैलेंस शेल पहले कंप्लीट होता है तो फिर जाके वो डोनेट करता है, अदरवाइज़ वो डोनेट नहीं करता। आप एग्जांपल अमोनिया की ले लें तो अमोनियम का अपना वैलेंस शेल यहाँ पर कंप्लीट है। आप अगर वाटर की बात कर लें तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कंप्लीट है। अल्कोहल की बात कर लें तो उसमें ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कंप्लीट है। पहले जब उसका अपना वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो जो लोन पेयर मौजूद होंगे वो जाके डोनेट होंगे जी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो बड़ा अहम सवाल है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वैनिशेस। कि जब बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई फ़र्क प्रोड्यूस नहीं, कोई फ़र्क हम जज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चलता कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा H3O पॉजिटिव। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और कौन सी हाइड्रोजन ने वाटर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। जो डिस्टिंक्शन है, जो फ़र्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। हम सिर्फ क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि ये तीनों का जो स्टेटस है हाइड्रोजन का इक्वल होता है। हम जस्ट ये लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट है और दो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम इसको जो है वो लिखते हैं कि 33% ये कोऑर्डिनेट है और 66% कोवलेंट है। 3 बांड थे, उसको हमने डिवाइड कर लिया 100% को, तो 33% कोऑर्डिनेट है और 66% हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। हम इसका फ़र्क बयान नहीं कर सकते। हम एक और एग्जांपल के ज़रिए इसको डिस्कस करते हैं। अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की जब हम बात करेंगे तो ये जब NH4 बनता है तो अब इसमें आप जज नहीं कर सकते कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला। इट्स मीन कि आप को ये नहीं पता चलता कि कोवलेंट कौन सा है और कोऑर्डिनेट को। हम सिर्फ ये कहते हैं कि 4 बांड हैं, एक बाउंड के हिस्से का 25% आता है। टोटल अगर 100 है तो एक बाउंड के हिस्से का 25% आएगा। तो हम जस्ट यही कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है 25% इसमें कोऑर्डिनेट है चूँकि एक है, और 75% जो है वो कोवलेंट है चूँकि वो
3 बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि ये अमोनियम बनाती है, आपके पास जितने भी अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, ये सारे के सारे अमोनिया की तरह अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देते हैं। मसलन मैं अगर बात करूं तो आपने जस्ट इसको हटा के आर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये दिस इज़ नॉन एज प्राइमरी अमीन। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जब ये नाइट्रोजन सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ लगी होती है तो प्राइमरी होती है, और अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन, ये प्राइमरी है, प्राइमरी, और अगर आप क्या करें कि इसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उस हाइड्रोजन की जगह पर आप क्या लगा दें, एक और आर लगा दें, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज सेकेंडरी अमीन। और अगर आप ये ऊपर वाली जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर भी आप क्या लगा दें, आर लगा दें, यहाँ पर भी आर, यहाँ पे आर और यहाँ पे भी आर, तो इसको बोलेंगे टर्शरी अमीन। कि जब ये नाइट्रोजन मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच होती है तो टर्शरी, जब नाइट्रोजन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच होती है तो उसको सेकेंडरी, और जब सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होती है तो उसको हम प्राइमरी अमीन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो समझने वाली बात है वो ये है कि सब के अंदर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो मौजूद है, और वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इट्स मीन कि ये जो जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं जी, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब सिंपल इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। फॉर एग्जांपल फास्फोनियम आयन यानी कि PH4, जिस तरीके से नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से बिलोंग करती है तो नाइट्रोजन की फैमिली का एक मेंबर है जिसको हम फास्फोरस बोलते हैं। इसकी वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके अंदर जो वैलेंस शेल की तादाद है वो सेम रहती है। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इसने 3 हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए थे, एक इसके पास लोन पेयर था, तो ये हाइड्रोजन आयन को वो लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और जो आयन बनेगा डैट विल बी फास्फोनियम आयन। तो फास्फोनियम आयन जो है ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल है। आप बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 होता है, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से आप इसको बयान कर सकते हैं कि अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन और ये एक बॉन्ड यहाँ पर बनता है, ये आप देखेंगे कि ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। नाइट्रोजन की आपने बात याद रखनी है कि इसके ये 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसके पास एक लोन पेयर है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया, 3 हो गए और एक इसके पास लोन पेयर बच गया। ये जो लोन पेयर है ये तीसरी ऑक्सीजन को क्या करता है, डोनेट करता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 6 थे, उसने एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया, और इसका वैलेंस शेल यानी इसको ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस बॉन्ड को भी हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन्स, द हेलोजन एसिड कंटेनिंग द ऑक्सीजन एटम आर नॉन एज ऑक्सी एसिड्स, यानी कि वो हेलोजन एसिड जैसा कि HX की अगर हम बात करें तो अगर इसके पास ऑक्सीजन भी है तो हम उसको ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे। अब डिफरेंट एग्जांपल ऑक्सी एसिड्स की आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन उसमें मैं 2-3 एग्जांपल डिस्कस करूंगा, जैसे कि क्लोरस एसिड HClO2 और क्लोरिक एसिड HClO3 और पर क्लोरिक एसिड HClO4। ये सारी की सारी वो एग्जांपल हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि इनके अंदर क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है या नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।